नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय और मेरे साथ हैं हमारे गेस्ट, खास मेहमान जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, आंतरिक सुरक्षा मामलों के एक्सपर्ट हैं, विदेश मामलों के एक्सपर्ट हैं, श्री प्रशांत सिंह जी। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, नमस्कार। और सभी देखने वालों का भी मैं स्वागत करता हूं। और आज का मुद्दा सभी लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इस विषय को थोड़ा अलग तरीके से बात करेंगे। चर्चा हो रही है राहुल गांधी साहब की। राहुल गांधी जब भी कोई ऐसा मौका आता है, खास मौका आता है कांग्रेस पार्टी के लिए, या आप तो अपोजिशन के वो लीडर है तो लोकसभा में बोलने का, तो ऐसा कुछ बोलते हैं, या तो उनका भाषण लिखने वाले लोग इस तरह का उनको लिख के देते हैं जिससे उस पर चर्चा होती रहे। भारतीय जनता पार्टी प्रतिक्रिया दे, आरएसएस के लोग अमूमन वैसे प्रतिक्रिया देते नहीं है किसी बात को लेकर, लेकिन आरएसएस से जुड़े हुए लोग प्रतिक्रिया दें, और तमाम लोग मतलब वो इस तरह की बातें करते हैं जिससे ओपिनियन डिवाइड हो, एक लाइन खिंचे, एक रेखा बने, एक रेखा इस तरह की हो जाए कि एक तरफ एक पक्ष के लोग हो, दूसरी तरफ राहुल गांधी के समर्थक हो, यानी एक तरफ उनके विरोधी हो, एक तरफ उनके समर्थक हो। और ये इरादतन चीजें चल रही हैं काफी लंबे समय से, ये तमाम लोग देख भी रहे हैं। या तो राहुल गांधी खुद अपने भाषण लिख रहे हैं या उनकी जो भी टीम है जिस तरह की बातें वो लोग लिख रहे हैं, तो हर बार अगर आप देखेंगे कि उनके जो भी भाषण होते हैं उस पर चर्चा होती है, बड़ी लंबी चर्चा होती है। आज भी उन्होंने एक लंबा भाषण दिया। कांग्रेस का नया हेडक्वार्टर बना है, नई इमारत बनी है। कई लोग जब इमारत का उद्घाटन नहीं हुआ था उसके पहले इंदिरा गांधी जी जो भारत की तीसरी प्रधानमंत्री हैं, उनके नाम पर उस इमारत का नाम रखा गया है। अभी तक 24 अकबर रोड में कांग्रेस का हेडक्वार्टर था, जहां से कांग्रेस के नेता ही बताते हैं कि 4 प्रधानमंत्री उस हेडक्वार्टर से निकले, यानी कांग्रेस के जो 4 प्रधानमंत्री बने इसी हेडक्वार्टर के रहते हुए बने। लेकिन एक जो अहम बात, दो बातें राहुल गांधी के भाषण की बड़ी चर्चा में है। एक बात जो मुख्य तौर पर सारे लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लड़ाई यानी राहुल गांधी और उनकी पार्टी की लड़ाई केवल बीजेपी और आरएसएस से नहीं है, इंडियन स्टेट से भी है। इंडियन स्टेट का मतलब भारत सरकार, वो शायद भारत सरकार की बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम सहयोगी इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी को घेर रहे हैं। लेकिन हमने आज सिंह साहब को आमंत्रित किया है। जो मुख्य बात उन्होंने की, आरएसएस प्रमुख के एक बयान को लेकर उन्होंने बात की, और यह भी आरोप लगाया कि आरएसएस प्रमुख ने एक तरीके से आजादी के आंदोलन को डिमीन किया, उसका मान घटाया, और एक तरीके से राजद्रोह या देशद्रोह उसे कहा जाए, उन्होंने वो किया भागवत ने अपने बयान के जरिए। तो हम सिंह साहब की प्रतिक्रिया लेंगे पूरे मामले पर, लेकिन पहले आपको राहुल गांधी की बात सुना देते हैं। भागवत साहब की जिस बात को लेकर उन्होंने ये कहा है वो भी सुना देते हैं, उसी से समझ आएगा कि मुद्दा क्या है। क्या भागवत ने वही कहा था जो राहुल गांधी ने समझाया? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, मोहन भागवत साहब क्योंकि पॉलिटिशियन नहीं है, उनके पास इस तरह का तंत्र है आरएसएस का जो घर घर तक पहुंचता है, लेकिन सोशल मीडिया पर उतना सक्रिय नहीं है जैसे कांग्रेस की फोर्स है आज की तारीख में। तो पहले मैं एक बार वो बयान सुना देता हूं राहुल गांधी जी के, मोहन भागवत साहब के, और जो इंडियन स्टेट पर भी राहुल गांधी साहब ने बात की है, उसके बाद सिंह साहब से पूरे मुद्दे को समझेंगे। Yesterday, in a speech, the chief of the RSS said that India never achieved independence in 1947. He said that true independence in India was achieved when the Ram Mandir was built. Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independent movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid. It is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. तो राहुल गांधी कह रहे थे कि किसी और देश में अगर मोहन भागवत साहब होते तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता, उन पर मुकदमा चलाया जाता। और जो उन्होंने इल्जाम लगाया मोहन भागवत साहब पर कि उन्होंने संविधान को वो नहीं मानते, 1947 में मिली आजादी को वो नहीं मानते, क्या वाकई मोहन भागवत साहब ने ऐसा कुछ कहा था? आप ये भी सुन लीजिए। उसके बाद राहुल गांधी साहब का दूसरा बयान जो चर्चा में है या विवादों में है, वो मैं आपको सुनवाऊंगा। पहले मोहन भागवत साहब।
प्रतिष्ठा द्वादशी, पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ। पहले हम कहते थे वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वादशी, अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है। क्योंकि अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं थी, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, तो राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिल गई। हमारा भाग्य निर्धारण करना हमारे हाथ में आ गया। हमने एक संविधान भी बनाया, एक विशिष्ट दृष्टि जो भारत के अपने स्व से निकलती है, उसमें से वो संविधान दिग्दर्शित हुआ। लेकिन उसके जो भाव है उसके अनुसार चला नहीं। और इसलिए हो गए हैं स्वप्न सबस आकार, कैसे मान ले, टल गया सर से व्यथा का भार, कैसे मान ले, ऐसी। तो मोहन भागवत साहब को भी आपने सुना, क्या राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे थे मोहन भागवत साहब पर, क्या मोहन भागवत साहब उसी तरह की बात कर रहे थे? आप अगर कुछ कहना चाहते हैं, आप भी जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर कमेंट करके कुछ कहना चाहेंगे तो हम इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और सिंह साहब क्योंकि हमारे साथ हैं, आपके सवालों के जवाब भी सिंह साहब से लेंगे। तो सिंह साहब, मैंने दोनों बातें सुना दी कि जो इल्जाम मोहन भागवत साहब पर राहुल गांधी साहब ने लगाया और जो बात मोहन भागवत साहब ने कही थी, दोनों बातें मैंने सुना दी। लेकिन बात पूरी तब होगी जब इंडियन स्टेट वाली बात जो उन्होंने की है, वहां भी आरएसएस को जोड़ा है, बीजेपी को जोड़ा है, वो भी मैं आपको सुना देता हूं, उसके बाद फिर आपकी प्रतिक्रिया हम लेते हैं। And the capability to stop them. I'd like to say one last thing, that do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS, and the Indian state itself. इंडियन स्टेट से लड़ाई है, ये बात राहुल गांधी ने कही। जेपी नड्डा साहब समेत तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता आगे आए हैं, जवाब दिया है राहुल गांधी को। सिंह साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगा, दो मुद्दे हैं, दो बातें हैं, आप जिससे भी शुरू करना चाहें। पहला तो जिस तरह का हमला किया आरएसएस प्रमुख पर, तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इसका मकसद क्या है और क्या वही बातें वो दोहरा रहे थे जो मोहन भागवत साहब ने कही थी? क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगा। मोहन भागवत साहब ने प्रतिष्ठित होने की बात की थी कि हमारी आजादी प्रतिष्ठित हुई जब राम मंदिर बना, और राहुल गांधी ने उसको थोड़ा ट्विस्ट किया। और ये एक आम बात हो गई है आजकल, नेता इस तरह से ट्विस्टिंग करते हैं बयानों की और उसको लेकर एक मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप इसे कैसे देख रहे हैं? जी नहीं, इस मामले को राहुल गांधी ने ट्विस्टिंग नहीं किया है। राहुल गांधी बहुत सोच समझकर, बहुत वेल प्लान्ड वे में इसको बहुत सुनियोजित ढंग से इस चीज को बोला है राहुल गांधी ने। देखिए, इसमें सबसे पहले तो एक शब्द ये बता दें कि मोहन भागवत जी ने जो बताया कि राजनीतिक आजादी 1947 में मिल गई थी, इस चीज को राहुल गांधी ने ढक दिया। इस चीज को नहीं बोला राहुल गांधी ने। फिर सांस्कृतिक आजादी की बात एक तरह से मोहन भागवत जी ने अपने राम मंदिर के बारे में कहा। उनके कहने का निहितार्थ यही है कि सांस्कृतिक आजादी हमने अब जाकर अचीव किया, क्योंकि राम मंदिर के लिए दुनिया जानती है कि हम लोगों ने 550 वर्षों से संघर्ष किया है, लाखों लोगों ने अपना सर कटवाया है। वो हमारे
आत्म स्वाभिमान का, मान सम्मान का विषय है, हमारे देश की सांस्कृतिक पहचान का विषय है, हमारी आस्था का विषय है, ये चीजें हैं। तो ये चीजें हैं, तो उस संदर्भ में मोहन भागवत जी ने जो कहा, कहीं से कोई भी एक शब्द भी गलत उसमें नहीं है, उनके पूरे प्रवचन में जितना भी उन्होंने संबोधन किया। लेकिन राहुल गांधी का यहाँ जो कहने का मतलब क्या है, इस चीज को समझने की जरूरत है। देखिए, इस चीज को समझने में सबसे पहला पॉइंट ये समझिए कि कांग्रेस का लेफ्टीकरण हो चुका है, वामपंथीकरण हो चुका है। कांग्रेस का चरित्र अब अर्बन नक्सल के लाइन पर चल रहा है। ये चीजें हम मतलब समझने की चीज है, इस चीज को बहुत अच्छी तरह से आत्मसात करने की जरूरत है। क्योंकि राहुल गांधी क्या बोलते हैं, इस चीज को इस चीज से समझा जाए कि जो हमारे यहाँ नक्सली एलिमेंट्स, वामपंथी एलिमेंट्स जो शुरुआती दौर में थे, वो महात्मा गांधी की भी निंदा करते थे, अपोज करते थे, खिलाफत करते थे। अंबेडकर जी के भी, पटेल जी के भी, इन सारे शख्सियतों का वो लोग विरोधी हुआ करते थे। वो सारी भारत की सारी संस्थाओं का विरोधी हुआ करते थे। भारत स्टेट के खिलाफ भी वो आवाज उठाते थे। और बंदूक की नाल से शक्ति निकलती है और बंदूक की नाल के बल पर सत्ता कैप्चर करना है, ये चीजें भी कहते थे। उस चीज को एक सॉफ्ट वे में करने का एक आगे चलकर एक ये चला, प्रचलन बढ़ा, जिसको अर्बन नक्सल कहा गया, कि जो बंदूक की बात नहीं करेगी, बाकी सब बातें वही चीज करेगी जो पहले से कहा जाता रहा है। तो अब देखिए कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस ने भारत के सारी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, ये देखिए अपने आप में कितना बड़ा झूठ और असत्य बात है, और मतलब एक अशोभनीय बात भी है, ये अतार्किक भी है, इसमें कहीं कोई तर्क नहीं है। तो लेकिन इस चीज को बार बार रिपीट करके लोगों के दिमाग में बैठाने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो चीजें की जा रही है, तो इसका चरित्र और अर्बन नक्सल का चरित्र दोनों एकदम एक जैसा है कि एक ही चीज को बार बार बोला जाए, ताकि लोगों के दिमाग में धीरे 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 वो आ जाए कि हाँ, ये बात सही है। इस तरह की अराजक स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अब उसमें कहते हैं कि सारी संस्थाओं पर भाजपा और आरएसएस ने कब्जा कर लिया है, और इसीलिए जो है सिर्फ भाजपा और आरएसएस से लड़ने की ही जरूरत नहीं है, बल्कि भारत स्टेट से भी लड़ने की आवश्यकता पड़ गई है। ये चीजें राहुल गांधी कह रहे हैं, यानी पूर्णतः 100% वो अर्बन नक्सल लाइन ले रहे हैं। जी सर, मतलब आप इसको शायद थोड़ा सा इसको सिंपल वे में बता रहे हैं, लेकिन मुझे जो लगता है, मुझे ये बहुत ही पॉलिटिकल बयान लग रहा है, क्योंकि 2024 की जब शुरुआत हुई थी और उसके बाद जब आम चुनाव हुए तो कांग्रेस को एक बूस्ट मिला, और बूस्ट मिलने की बहुत सारे लोगों ने एक वजह देखी। वजह ये देखी कि एक तो इन्होंने संविधान का मुद्दा उठाया कि अगर भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था आपकी बार 400 पार, अगर 400 सीटें मिल गई, और कई बीजेपी के नेताओं ने कहा भी कि संविधान में हमें जो बदलाव करने हैं वो हम करेंगे। दूसरी बात, हमारे पिछले कार्यक्रम में जब हम दिल्ली पर चर्चा कर रहे थे तो आपने ही याद दिलाया था कि जिस तरह का वोटिंग पैटर्न बदला है और मुसलमानों के खास तौर पर वोट कांग्रेस के पीछे लामबंद हो गए हैं, जिससे बाकी विपक्षी धड़े में भी घबराहट है। और ये आम चुनाव ने दिखाया। हालांकि हरियाणा में नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए, लेकिन राहुल गांधी को ये बात शायद उनके जो पॉलिटिकल मैनेजर्स हैं, जो उनके लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं, उन्होंने समझा दिया है कि आपके पीछे मुसलमान है, अगर दलित भी आपके साथ आ जाएंगे तो एक बड़े वर्ग को, बड़े चंक को आप इकट्ठा कर सकते हो। और अगली बार जब भी चुनाव होगा, क्योंकि बीजेपी को सरकार बनाने के लिए 240 प्लस सीटें चाहिए, कांग्रेस को केंद्र में सरकार बनाने के लिए अगर 125-150 सीटें भी होती हैं तो कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है। 2 बार मनमोहन सिंह इसी स्थिति में लगभग प्रधानमंत्री बने थे, हालांकि दूसरी बार 206 सीटें मिली थी। और आरएसएस नाराज बताया जाता था आम चुनाव में, जिसका असर दिखा। पर हरियाणा और महाराष्ट्र में आरएसएस पूरी दम से वहां खड़ा हो गया।
तो इसलिए मोहन भागवत साहब को, जिस समय कुंभ चल रहा है, पूरे देश के हिंदू मोबिलाइज हो रहे हैं, 45 करोड़ हिंदुओं के आने की बात है, स्टीव जॉब्स की वाइफ भी कुंभ स्नान कर रही हैं, एक ऐसे मौके पर राम मंदिर को लेकर मोहन भागवत को घेरना शायद उस वोट बैंक को एड्रेस करने की कोशिश है, ऐसा मुझे लगता है। क्या आप भी ऐसा कुछ संकेत इसमें देखते हैं? जी बिल्कुल, ये भी एक तथ्य बहुत सही है बिल्कुल, क्योंकि ये छीना झपटी तो चल रही है। उस वोट बैंक को साधने की जो प्रयास है वो क्षेत्रीय दलों में और कांग्रेस में इसकी छीना झपटी के लिए भी काफी आपसी टसल चल रहा है। और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों दिल्ली में एक दूसरे के खिलाफ उतना ही तीखापन के साथ हैं जितना वो भाजपा के खिलाफ हैं। तो ये भी एक कारण है, लेकिन सिर्फ यही एक कारण नहीं है, अन्य कारण भी है। जैसे एक चीज और है कि सामान्यतः आप देखें कि जो धर्मांतरण करने और डेमोग्राफी चेंज करने वाली ताकतें हैं भारत में, वो चाहती हैं कि भारत आर्थिक और सामरिक रूप से कमजोर स्टेट बना रहे, क्योंकि आर्थिक और सामरिक रूप से मजबूत होने का मतलब है कि इसमें हिंदू की जनसंख्या अभी भी ज्यादा है, 80% है या उससे ज्यादा है। तो भारत की मजबूती का मतलब है कि हिंदू मजबूत हो रहे हैं, और हिंदू मजबूत होंगे तो धर्मांतरण की गति को तेज नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए इस तरह की अराजक स्थिति भी पैदा करनी है कि भारत में सब कुछ अच्छे से नहीं चल पाए और सारा कुछ डगमग हो जाए। आर्थिक स्थिति जो है, मैन्युफैक्चरिंग या अन्य आर्थिक गतिविधियां हैं, वो थोड़ी सी कुंद हो जाए, ताकि हिंदू समाज यहाँ का कमजोर हो, अर्थव्यवस्था कमजोर हो, सामरिक व्यवस्था कमजोर हो जाए, तो उनकी गतिविधियां ज्यादा अच्छी तरह से, ज्यादा स्मूथली चलती रहे। तो उन सब चीजों का भी एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं राहुल गांधी, क्योंकि एक शुरू से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने जब से इस परिवार के हाथ की निजी जागीर बन गई है, तब से एक जानबूझकर कुछ कोशिश की जाती रही है जिसमें हिंदू समाज को डिमीन करना, हिंदू समाज को कमजोर करना, और साथ साथ भारत को भी आर्थिक और सामरिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की जाती रही है। और इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। अब जैसे कुछ और चीजें हम ले सकते हैं कि जैसे इंडिया गेट पर जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी, वहां उस मूर्ति को हटा दिया गया, फिर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई गई। तो ये हमारे मान सम्मान की बात है, हमारे स्वाभिमान की बात है। हम इसको देख रहे हैं कि ठीक है, राजनीतिक आजादी 1947 में मिली, उसके बाद भी हमें बहुत सारी चीजें सुधारनी है जिसके से हमारा आत्मगौरव का बोध बढ़े, आगे बढ़े। उस क्रम में राम मंदिर है, उस क्रम में सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति इंडिया गेट पर है, उस क्रम में हम औरंगजेब का रोड का नाम हटा के कुछ और रखें, बाबर के रोड का नाम हटाकर कुछ और रखें। तो ये सारी चीजें अभी हम लोगों को अचीव करनी है। उस संदर्भ में जो मोहन भागवत जी ने कहा, ये चीजें कांग्रेस पार्टी के टॉप लीडरशिप को, खास करके इस परिवार को बहुत ही नागवार गुजर रही है, और इससे उनको लग रहा है कि ये सांस्कृतिक आजादी की बात कर रहे हैं और भारत की सांस्कृतिक पताका को सबसे ऊपर लहराना चाह रहे हैं। इस चीज को किसी तरह कुंद करना है, इसके खिलाफ एक फाइट को, मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको आगे बढ़ाना है। इस संदर्भ में राहुल गांधी का भाषण है। जी सर, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा आपसे डिफर इसलिए करूंगा कि बीजेपी कुछ आर्थिक तरक्की जैसी स्थिति में देश को कम से कम नहीं लग रहा है, क्योंकि मनमोहन सिंह सरकार ने भी आर्थिक तरक्की एक ऐसा हिस्सा था जब भारत काफी तरक्की कर रहा था, और कांग्रेस को जर्नलाइज करने से बेहतर मुझे ये लग रहा है, मेरी अपनी जो पर्सनल ओपिनियन है वो थोड़ा सा आपसे अलग है। ये आपने प्रतीकों की बात की, ये बहुत अच्छी बात आपने की कि ये सब जॉर्ज पंचम की मूर्ति हटाई गई, सुभाष बाबू की मूर्ति वहां पर लगाई गई, नेताजी को तो सारा देश बल्कि दुनिया के तमाम हिस्सों में उनकी पूजा की जाती है एक तरीके से। लेकिन क्योंकि इन्होंने आजादी की बात इसलिए की, कांग्रेस के तमाम नेता नए पुराने जिक्र करते रहे हैं
कि आरएसएस या जनसंघ, क्योंकि आजादी के बाद ही बना था, या भारतीय जनता पार्टी, इनके नेताओं का आजादी के आंदोलन से कोई सीधा जुड़ाव नहीं था। इस तरह के आरोप लगातार लगाए जाते हैं और कांग्रेस ये साबित करना चाहती है कि हम वो पार्टी हैं जो आजादी जिसने हिंदुस्तान को दिलाई थी, लेकिन वो एक आजादी अलग थी। लेकिन बीजेपी को प्राणवायु देने वाली आंदोलन तो राम मंदिर था, और जब राम मंदिर बना तो वो दुनिया में तमाम लोगों के लिए आस्था का विषय बन गया, इसलिए कि इस बात में कोई संशय नहीं है कि प्रभु राम उसी जगह में, अयोध्या में प्रकट हुए थे। करोड़ों लोग इसको मानते हैं। और राहुल गांधी, मेरे ख्याल से, मैं दोबारा उसी बात पर आपको लाना चाहता हूं कि मैं ये एड्रेस करना चाहता हूं और मैं ये दिखाना चाहता हूं आपको कि लोकसभा चुनाव के अगर एक बार नतीजों पर हम देखें कि कांग्रेस पार्टी अब मजबूती के साथ नंबर 2 पार्टी हिंदुस्तान के अंदर बनी हुई है, और इससे भी ज्यादा ये समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी को लगभग ये जो आप नारंगी रंग का रंग देख रहे हैं, ये 36% से ज्यादा वोट मिले थे लोकसभा चुनाव में। वहीं कांग्रेस बहुत दिनों के बाद 20% से ज्यादा 21.19% वोट मिले थे। तो कांग्रेस को यह लग रहा है कि भले ही हरियाणा हारे हैं, भले ही महाराष्ट्र हारे हैं, लेकिन अगर 2025 की शुरुआत इस अंदाज में की जाए तो दिल्ली, जहां पर यह माना जा रहा है कि केजरीवाल के लिए राह मुश्किल है, लेकिन बीजेपी के लिए भी आसान नहीं है। कांग्रेस दिल्ली में दम दिखाती हुई नजर आ रही है, तो एक संभावना दिख रही है कि 2025 में कुछ चुनावी नतीजे बदले जा सकते हैं। अगर हंग असेंबली हुई तो कांग्रेस वहां सरकार में शामिल हो सकती है, एक दरवाजा खुल सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल उनके लिए रास्ता बनाएंगे, ऐसा कांग्रेस के नेता कई मानकर चल रहे हैं। दूसरा फिर बिहार में भी उन्हें अपने लिए कुछ संभावनाएं दिख रही हैं, इसीलिए ये शायद इस लाइन पर है और सीधे तौर पर आरएसएस की बात कर रहे हैं, इंडियन स्टेट की बात कर रहे हैं। जी, निश्चित रूप से ये बात भी है, अपनी जगह पर बहुत सही बात है, क्योंकि इससे है कि बार्गेनिंग पावर भी बढ़ेगा। क्योंकि राहुल गांधी की जो भाषण है उसके लबोलुआब यही है कि जितने आत्मविश्वास के साथ जो चीजें बोल गए, उससे क्षेत्रीय दल उनको मान लेंगे कि उनके पास अभी दम है, और इतनी बड़ी बात बोलने का साहस सभी लोग सामान्यतः नहीं उठा सकते हैं, कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से उनके पीछे लामबंद होगा एक वोट बैंक, और उस वोट बैंक की प्रकृति पिछली चुनाव में देखी गई कि उसका वोट बहुत बेहद आक्रामक ढंग से रहा, 80% से लेकर 95% तक उसका वोटिंग हुआ, पैटर्न जो देखने को मिला। तो ये सब चीजें भी है। तो लेकिन एक चीज और है, ठीक है कि पिछली बार 99 पर पहुंच गए राहुल गांधी या उनकी पार्टी, तो क्या गारंटी है कि 2029 में अगर इसी पोस्चर में रहे और ये चीजें बैकफायर कर जाए और कहीं इसका हिंदू पोलराइजेशन हो जाए इसके एवज में, तो कहीं फिर से 44 पर ना आ जाए, इस बात की भी तो कोई गारंटी नहीं है। तो ये दोनों चीजें, दोनों संभावनाएं हो सकती हैं। या तो यहां से भी आगे बढ़ सकते हैं, जो कि 125-150 की बात आपने कही, निश्चित रूप से 125-150 के बीच में अगर ये पहुंच जाते हैं तो सरकार बनाने की कोशिश इनके तरफ से की जा सकती है। लेकिन कहीं फिर 44 पर आ गए तो वो भी इनके साथ संभावना बन सकती है। इस चीज को भी नजरअंदाज करना इनके लिए बहुत आसान चीज नहीं है, क्योंकि जो बातें ये बोल रहे हैं उस चीज को उस संदर्भ में, जैसे इनके पास क्या है, इनके पास है कि इनको ऐसा लग रहा है कि एक सॉलिड वोट बैंक अल्पसंख्यक का है, माइनॉरिटीज का है, जिसमें मुख्यतः मुसलमान और क्रिश्चियन कम्युनिटीज है, जो इनके साथ 100% जाएंगी। इस चीज पर ये अपना कवायद सारा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं कि दलित वोट हिंदू लाइन पर शायद न जाए, बंटकर उनको प्राप्त हो जाए। लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बीजेपी भी तो सोशल इंजीनियरिंग कर रही है, एक ओबीसी चेहरा को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाना, एक ओबीसी चेहरा को हरियाणा में मुख्यमंत्री बनाना, एक आदिवासी चेहरा छत्तीसगढ़ में, एक आदिवासी चेहरा उड़ीसा में,
तो इन सारी चीजों को देखते हुए, और केंद्रीय कैबिनेट में भी बहुत सारे दलित, ओबीसी और अति पिछड़ा, तो ये सारी चीजें हैं, तो बीजेपी भी तो उस लाइन को बहुत संजीदगी के साथ उस लाइन पर चल रही है कि हमको भी पूरा सोशल इंजीनियरिंग साध कर चलना है। तो यदि उसमें बीजेपी को डैमेज करने में ये सक्षम नहीं होते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि पासा उल्टा पड़ जाए। जी, बीजेपी आम चुनाव में बीजेपी को बहुत डेंट लगा, 303 से घटकर 240 आ गए, और सोशल इंजीनियरिंग भारतीय जनता पार्टी तब भी कर रही थी, सर्वे के आधार पर टिकट तब भी दे रही थी, लेकिन उस समय दिक्कत थी जेपी नड्डा साहब का बयान, वो बयान जिसकी आज तक चर्चा होती है, जब उन्होंने कहा कि हमें अब आरएसएस की मदद की जरूरत नहीं है, और जब आरएसएस हरियाणा में उतरा, आरएसएस महाराष्ट्र में उतरा, तो नतीजे क्या रहे ये राहुल गांधी ने भी देखा। मुझे लगता है, मेरी अपनी राय है, और सर आप भी कहीं ना कहीं से थोड़ा सा इत्तेफाक कर रहे हैं कि राहुल गांधी को भी इसकी खबर है, क्योंकि राहुल गांधी जानते हैं कि आरएसएस गांव गांव गली गली और घर घर तक पहुंचा हुआ है, उनकी टीमें दिल्ली में भी काम कर रही हैं, ऐसी जानकारी आई है। उस पर चर्चा किसी और दिन करेंगे। लेकिन इस बीच आज मायावती जी का, जो बहुजन समाज पार्टी की नेता है, बहन जी का जन्मदिन है, और अपने जन्मदिन के मौके पर उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा, और जैसा सब देख रहे हैं, आपने भी बात की कि दलित पॉलिटिक्स में जिस तरह से दलितों के वोट हासिल करने की कोशिश वो कर रहे हैं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। विंटर सेशन में हमने देखा कि नीली टी शर्ट पहनकर वो पहुंचे थे, तो मायावती ने उसको एक छलावा बताया है। हालांकि उस पर चर्चा बाद में होगी, क्योंकि मायावती जी खुद भी मुश्किल स्थिति में दिख रही हैं। तो खैर, ये हमारी चर्चा थी। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी क्यों निशाना बना रहे हैं मोहन भागवत साहब को, और मोहन भागवत साहब ने जो बयान दिया था, क्या आपको उसमें कोई दिक्कत नजर आ रही है? अगर नजर आती है तो आप बताइए, फिर किसी अन्य प्रोग्राम में सिंह साहब से हम उस पर सवाल लेंगे। सिंह साहब, आपने वक्त दिया, बातें की हमारे साथ, और इस विषय को बहुत साधारण तरीके से समझाया, इसके लिए आपका बहुत आभार। नमस्कार।